प्यारे बच्चों, ये आपका एसएससी जेईई मेंस का माइनर 2 आपका माइनर सब्जेक्ट का जो टेस्ट चल रहा है, उस फेरिस्त में कुछ सब्जेक्ट आपके हो भी चुके हैं। आगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बातचीत में हम लोग सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे और यहाँ पर बात करेंगे। पहला प्रश्न आपके पास है कि आपका व्हाट इज द टेंसाइल स्ट्रेस। देखिए, ये प्रश्न पूछा है टेंसाइल स्ट्रेस से संबंधित, लेकिन आप में इसमें जो है रेशियो ऑफ ओरिजिनल लेंथ टू चेंज इन लेंथ, इसे हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू टेंसाइल फोर्स, ये कोई भी आपका क्वांटिटी नहीं है। टेंसाइल फोर्स टू चेंज इन लेंथ, यहाँ थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेंगे। रेशियो ऑफ टेंसाइल फोर्स टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, अगर इसको आप नहीं करते तो यहाँ पर कोई भी उत्तर आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी के लिए अभी तक के हिसाब से यहाँ कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, कोई ऑप्शन आपका यहाँ मैच नहीं हो रहा। अगर आप क्रॉस सेक्शन एरिया करते हैं तो आपका सी ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका टेंसाइल स्ट्रेस जो होगा फोर्स अपॉन एरिया होगा इन टेंसाइल नेचर। अगले प्रश्न चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। यह प्रश्न आपसे कहता है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ मेटल स्लाइटली अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूलिंग इट स्लोली। तो यहां से हीटिंग ऑन अ मेटल स्लाइटली अबव इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर, अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे उसे पहले मैंने गर्म किया और फिर उसे मैंने भट्टी के अंदर, फर्नेस के अंदर ही ठंडा किया, तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? इसको हम लोग बोलते हैं एनिलिंग बोलते हैं। नॉर्मलाइजिंग में हम क्या करते हैं? यहां भी ठंडा करते हैं, लेकिन एयर के कांटेक्ट में, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। और यहां पर अगर हम क्वेंचिंग में करेंगे तो वाटर या किसी लिक्विड बॉडी के अंदर उसको तेजी से ठंडा करेंगे। हमेशा ध्यान रखना धीरे धीरे क्यों ठंडा किया जाता है, उसके पीछे कारण है जिसके अंदर उसकी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी बना रहे, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी ना आए। ठीक है, तो इसका आपका उत्तर जो हो जाएगा वो सेकंड लास्ट ऑप्शन बन जाएगा। कंपोजिट बार ऑफ 2 सेक्शन ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर इज अंडर एन एक्सियल पुल ऑफ 10 किलो न्यूटन। व्हाट विल बी द स्ट्रेस इन द 2 सेक्शन। देखिए, यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि जो डेटा है वो इनसफिशियंट है, क्योंकि 2 कंपोजिट बार में अगर आपके पास, आप कैसे भी स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे, आप कैसे भी स्ट्रेस कैलकुलेट करिए, क्योंकि ना आपको यहाँ मटेरियल की प्रॉपर्टी दिया हुआ है, सिर्फ लोड दिया हुआ है, तो ये जो डेटा है वहां पर डेटा आपके पास इनसफिशियंट है, डेटा इनसफिशियंट है। आप कोई डेटा भले मान करके उत्तर दे दीजिए, बाकी यहाँ पर डेटा इनसफिशियंट है, इसको एग्जैक्टली सॉल्व कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। तो 2 सेक्शन ऑफ इक्वल लेंथ, लंबाई सेम है, डायमीटर सेम है, लोड कितना लग रहा है? 10 किलो न्यूटन का लग रहा है। अगर आप स्ट्रेस लगाएंगे भी तो स्ट्रेस को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो लोड अपॉन एरिया का आएगा, तो एरिया की जरूरत आपको पड़ेगी। ठीक है, कंपोजिट बार बेसिकली क्या होते हैं? 2 डिफरेंट टाइप के मटेरियल होते हैं। अगर मैं यहां पर स्ट्रेन कॉम्पेटिबिलिटी के कॉन्सेप्ट लगाऊं और डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 करूं, तो यहाँ P1 L1 अपान A1 E1 बराबर यहां से हमारे पास हो जाएगा P2 L2 अपान A2 E2। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे E के बारे में भी जानकारी कोई यहां पर पता नहीं है। ठीक है, तो मुझे स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, तो मैं स्ट्रेस यहां पर कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो इनसफिशियंट है, इसलिए यहां पर कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, नो ऑप्शन। अगला क्वेश्चन चलते हैं। इफ यूनिट रोटेशन इज टू बी काज्ड एट इंड ए, अगर यूनिट रोटेशन होता है इंड ए पर, थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, सोन इन फिगर, द फार इंड बीइंग हिंज्ड, जो फार इंड है उसे हमने क्या कर दिया प्यारे बच्चों? उसे हमने हिंज कर दिया। फार इंड इज बीइंग हिंज्ड, अगर फार इंड को हमने हिंज कर दिया तो आपसे कह रहा है कि टू बी अप्लाइड एट ए, आपको बताना है कि कितना आपके पास यहां पर मोमेंट आएगा। तो आपको पता होना चाहिए यम बराबर होता है के इंटू थीटा। अगर फार इंड आपसे हिंज बोला है तो यहां जो स्टिफनेस की वैल्यू आएगी
वो 3EI अपान L आएगी, और थीटा का मान 1 क्योंकि यूनिट रोटेशन दिया है आपको। तो 3EI अपान L, 3EI और L की वैल्यू है 5, उत्तर हो जाएगा 0.6 EI, 0.6 EI। फार इंड के लिए ये फार्मूला आपका यहां से सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन एन एलिमेंट सब्जेक्टेड टू स्ट्रेस सेड टू बी स्टेट ऑफ ट्राइक्सियल। कह रहा है ऐसी कौन सी कंडीशन है जो ट्राइक्सियल स्ट्रेस कंडीशन को शो करती है। तो आपको यहां से बताना है, व्हेन शियर स्ट्रेस एक्ट अलोंग 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। शियर स्ट्रेस अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो इस शियर के द्वारा आप यहां डिफाइन नहीं कर पाएंगे। आपको डिफाइन करना है तो आपको 3 नॉर्मल स्ट्रेसेस की आप बात करेंगे। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस एक्ट एंड द 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन x, y and z, it represents 3D या ट्राइक्सियल स्ट्रेस सिस्टम। प्रीफरेबल उत्तर आपका सी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आपके पास है, आपको स्ट्रेन दिया है x, y, z के अलोंग। आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि x और y और z के अलोंग आपको स्ट्रेन दे दिया। तो आपसे अगर मैं इसको निकालूं तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, एप्सिलॉन x, एप्सिलॉन y, एप्सिलॉन z। तो एप्सिलॉन की वैल्यू 0.05 दिया है, एप्सिलॉन y की वैल्यू 0.1, एप्सिलॉन z की वैल्यू 0.1 यानी 0.25। यहां से अगर आप सॉल्व करें तो यहां से आपसे पूछा गया है, ये साइज है, आपको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बताना है, एप्सिलॉन v बताना है और चेंज इन वॉल्यूम बताना है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको वॉल्यूमेट्रिक x, y, z में स्ट्रेन दे रखा है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गया 0.25। उत्तर या तो B या तो C में होगा, A और D बिल्कुल नहीं होंगे। अब यहां से हम लोग उत्तर निकालते हैं, क्या उत्तर बनेगा। तो इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0.25, आपको पता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर V इंटू एप्सिलॉन V। तो V कितना हो गया, 20, 10, 10। तो 20, 10, 10, ठीक है, इंटू एप्सिलॉन भी हो गया 0.25। इसको आप सॉल्व कर लीजिए और उत्तर आपको मिल जाएगा। ये आपका उत्तर यहां से आपको मिल जाएगा। तो आपके पास ये 3 स्ट्रेन हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल लिया। टोटल वॉल्यूम यानी टोटल वॉल्यूम कितना है आपके पास, मात्र 2000 है, और 2000 से आप 25 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास 250 आई थिंक ये वैल्यू आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहां से आप सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है उत्तर। ये सेंटीमीटर क्यूब में है, mm क्यूब में है, ध्यान दीजिएगा mm क्यूब में है। तो आप इसको कैलकुलेट कीजिए भाई। तो ये 25, ये 2000 इंटू 2500 यानी 500, और अगर सेंटीमीटर को mm बदलोगे तो यहां पर तुम 10⁻³ से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आपको मिल जाएगा। मेरे ख्याल से सबसे क्लोज उत्तर आपको मिलेगा 5 × 10⁵5। ठीक है, सबसे नजदीक उत्तर आपको 5 × 10⁵5। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर मैंने आपको दे दिया। क्वेश्चन नंबर 7 की चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में बात करते हैं। ठीक है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 7। आपको ये क्यों एक लोड इंटेंसिटी दिया है, मैक्सिमम लोड इंटेंसिटी आपको क्यों यहां पर दे रखा है। प्रिज्मेटिक स्ट्रेट इलास्टिक कैंटिलीवर बीम सब्जेक्टेड टू लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रांसवर्स लोड, बीम लेंथ L, यंग्स मॉडुलस E, मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जो कि आपको हल्के साइड से, लाइट वेट साइड से L/√3 पे मिलेगा, और कितना मिलेगा, WL⁴/30 EI। तो इसको आपको डायरेक्ट याद करना होता है। यहां पर हम लोग W कहते हैं, W जहां क्यों लिखा है तो आप B ऑप्शन करेंगे। अगला प्रश्न, ए सिंपली सपोर्टेड बीम स्पैन L कैरिंग UDL ऑन द इंटायर स्पैन। सिंपली सपोर्टेड बीम पर पूरे स्पैन पर आपका UDL लग रहा है, स्मॉल w यहां पर लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और UDL पूरे इंटायर स्पैन पर लग रहा है। इफ UDL इज रिप्लेस्ड बाय ए कंसंट्रेटेड लोड, अगर इसकी जगह हम एक कंसंट्रेटेड लोड लगा दें, कहां पर, सेंटर पर, ठीक है, ये कैपिटल W। तो आपसे कह रहा है दोनों में डिफ्लेक्शन हमको समान रखना है,
तो बताओ कैपिटल W और स्मॉल w का अनुपात क्या होगा। तो यहां से ये जो डिफ्लेक्शन है आया है, इस जो डिफ्लेक्शन का जो वैल्यू होता है ये होता है आपके पास 5/384 WL की पावर 4। और यहां पर जो होगा, जो डिफ्लेक्शन होगा, ये जो डिफ्लेक्शन होगा प्यारे बच्चों, ये WL3/48 EI होगा। दोनों डिफ्लेक्शन हमको बराबर करना है, ये कैपिटल W है, ये स्मॉल w है, दिस स्मॉल w। दोनों को डिफ्लेक्शन को हमको बराबर कर देना है। तो 5/384 WL की पावर 4 डिवाइड बाई WL3/48 EI। ठीक है, तो यहां से 48, ये आपका 8 हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, बचेगा हमारे पास कैपिटल W अपार स्मॉल w बराबर 5/8 L। ए ऑप्शन इज द करेक्ट, कैपिटल W। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज फॉर फाइंडिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, कौन सा डिफ्लेक्शन का मेथड नहीं है। तो कास्टिग्लियानो है, स्टेनर्जी मेथड है आपका ये। ठीक है, जहां स्यूडो थ्योरी वगैरह आती है, कास्टिग्लियानो दो थ्योरम आते हैं, स्टेनर्जी दोनों एक ही बात है। एरिया मोमेंट मेथड भी है। ये आपका स्लोप डिफ्लेक्शन निकालने का मेथड नहीं है। बेसिकली इसका प्रयोग हम लोग इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइक्सियल स्ट्रेस। ट्राइक्सियल में 2 नॉर्मल स्ट्रेसेस थे, ट्राइक्सियल में 3 थे, बाइक्सियल में आपके पास 2 एक्सिस के अलोंग यहां पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उत्तर बताना है। इसे शियर मॉडुलस कहते हैं, नहीं, इसे शियर नहीं कहते। शियर को हम लोग शियर मॉडुलस को G बराबर टाउ अपान फाई कहते हैं, कभी G से कभी C से भी डिनोट करते हैं। सेम यूनिट एज स्ट्रेन, नहीं, इसकी यूनिट स्ट्रेस के बराबर होती है, स्ट्रेन के बराबर नहीं होती। इट इज द ओनली डिफाइंड लीनियर इलास्टिक, बिल्कुल जहां तक हुक्स वैलिड है वहां तक ये क्या है, वैलिड है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट एट सर्कुलर शाफ्ट इन प्योर टॉर्सन। यानी सिर्फ टॉर्क लग रहा है, प्योर ट्विस्टिंग लग रही है, ऐसे में आपको बताना है गलत क्या है, इनकरेक्ट क्या है। ठीक है, द शियर स्ट्रेस इज 0 एट द सेंटर, बिल्कुल सही बात है। सर्कुलर शाफ्ट के, सर्कुलर सिलेंडर शाफ्ट के सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में ये आपका जो सेंटर होगा, यहां पर शियर स्ट्रेस का मान 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट पूछ रहा है आप, शियर स्ट्रेस मैक्सिमम आउटर सरफेस, ये भी ठीक है। ट्विस्ट अलोंग द शाफ्ट इज नॉन यूनिफॉर्म, अगर प्योर टॉर्क है तो आपका नॉन यूनिफॉर्म यहां पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यही इनकरेक्ट है। टॉर्सनल रिजिडिटी को G इंटू जे या G इंटू IP के प्रोडक्ट को हम लोग टॉर्सनल रिजिडिटी कहते हैं। दैट्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 का C ऑप्शन, कैलकुलेट द बल्क मॉडुलस ऑफ एलॉय ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाउंड टू बी। बल्क मॉडुलस, आपको बल्क मॉडुलस निकालना है। अगर आपको E पता है, E कितना दिया प्यारे बच्चों, 180 गीगा पास्कल दिया है, तो K बताना है, तो आपको फॉर्मूला पता है, E बराबर 3K1 माइनस 2 म्यू। तो यहां से आपका आपके पास K बराबर आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा E अपान 3 टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2 म्यू। तो E आपके पास हो गया कितना, 180 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ पॉइजन रेशियो 0.25। इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का ये उत्तर आपके पास हो जाएगा कितना हो जाएगा, 180 डिवाइड बाई ये आपका वैल्यू हो जाएगा 0.5 यानी 1.5 डिवाइड कर दोगे तो आपका हो जाएगा उत्तर 120 गीगा पास्कल। अगला प्रश्न, स्टैटिक लोड डज नॉट चेंज विथ टाइम इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। बिल्कुल, टाइम के साथ जिसके डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं आए, ऐसे लोड को स्टैटिक लोड कहते हैं। डायनेमिक में कोई एक भी चेंज हो सकता है। सेल वेट स्ट्रक्चर एग्जांपल ऑफ डायनेमिक लोड, गलत बात है। सेल वेट, आप किसी बिल्डिंग का भार आप देखेंगे टाइम के साथ ना उसके मैग्नीट्यूड में कोई चेंज आएगा, ना उसमें
आप डायरेक्शन में कोई बदलेगा, नीचे ही लगेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जिस लोकेशन पे वहीं पे लगता हुआ पाया जाएगा। उत्तर आपका बन जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। डायनेमिक लोड्स वेरी विथ टाइम इन मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे सीज्मिक लोड है, विंड लोड है, वेव लोड है, ये सब डायनेमिक लोड के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये बिल्कुल आपका डायनेमिक लोड टाइम के साथ कुछ भी, चाहे मैग्नीट्यूड, चाहे डायरेक्शन, चाहे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बदल सकता है। विंड लोड एंड सीज्मिक लोड एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक लोड, बिल्कुल गलत बात है सर, ये गलत चीज है। विंड लोड और सीज्मिक लोड स्टैटिक लोड के एग्जाम्पल नहीं है, ये डायनेमिक लोड के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन। अगला प्रश्न तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आपसे हमेशा जब भी प्रश्न आए तो जरूर देखा करिए कि स्टेट क्वेश्चन जरूर पढ़ा करिए, कम से कम एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ा करिए कि पूछना क्या रहा है। फॉल्स स्टेटमेंट नहीं पढ़ा और हम लोग सही वाला ढूंढना शुरू कर देते हैं। मटेरियल ऑफ थिक सिलेंडर, जितने सोम में हम जब भी पढ़ते हैं तो होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक, लीनियर, इलास्टिक के लिए पढ़ते हैं। ये फॉल्स कह रहा है तो ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन सेम एज आफ्टर बेंडिंग, ये कह रहा डज नॉट रिमेन, तो ये बात आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, यही गलत हो जाएगा। हुप स्ट्रेस इन थिक सिलेंडर, ये हुप स्ट्रेस का ये आपका समान जनरल फार्मूला आपको देखने को मिलता है, सिग्मा बराबर बी अपान एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये एक आपका एक हाइपरबोलिक डायग्राम आपको देखने को मिलता है। और रेडियल स्ट्रेस का नेचर हमेशा क्या होगा, कंप्रेसिव। तो गलत कौन सा है, सिर्फ दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका यहां से गलत है। ये क्वेश्चन नंबर 16 का, यहां पर 16 का उत्तर जो आपको देखने को मिलेगा ओनली 2। अगला 17, हुप स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट इनर सरफेस। अब आपको ये सारे डायग्राम वगैरह पता होने चाहिए तभी कर सकते हैं। ठीक है, और एक बात आपको बता दूं, क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, बाकी हमारे एसएससी जेईई के सिलेबस में थिन सेल और थिन स्फेयर है, थिक सेल थिक स्फेयर की बात एसएससी जेईई में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे। फॉल्स यहाँ भी चुनना है आपको। हुप स्ट्रेस इज मैक्सिमम एट इनर सरफेस, बिल्कुल सही बात है। रेडियल स्ट्रेस जीरो एट आउटर सरफेस, बाहर की तरफ रेडियल स्ट्रेस जीरो होगा। जैसे जैसे अंदर जाएगा रेडियल स्ट्रेस का मान इंक्रीज होगा हाइपरबोलिक नेचर में। हुप स्ट्रेस डिक्रीजेस फ्रॉम इनर टू आउटर रेडियस, सही बात है, इनर पे मैक्सिमम होता है, आउटर से आउटर की तरफ जाने पे कम होगा। रेडियल स्ट्रेस रिमेन्स कांस्टेंट अक्रॉस थिकनेस, बिल्कुल गलत बात है। रेडियल स्ट्रेस का जो नेचर होगा वो हाइपरबोलिक होगा, हाइपरबोलिक होगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो चौथा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, ओनली 4 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फॉल्स पूछा था आपसे। अगला प्रश्न चलते हैं, कह रहा है आपसे, आपको 4 तरह कॉलम दिया है, आपसे कह रहा है कि मैक्सिमम और इनका आपको रेशियो बताना है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए यहां पे बात को। अब ये डेटा आपको पता होना चाहिए। अभी किसका किसका रेशियो पूछा है आपको ध्यान देना है। रेक्टेंगुलर का टाउ मैक्स और टाउ एवरेज का अनुपात 3/2 होता है। फिलहाल ये थोड़ा सा अधूरा प्रश्न है क्योंकि ए बी दोनों हो सकते हैं, तो आप फिलहाल जो नजदीक है ए का दूसरा और बी का चौथा मिला दीजिए। ट्रायंगुलर सेक्शन और सर्कुलर, सर्कुलर का 4/3 यानी आपके पास ये आपको देखने को मिलेगा। तो अब इसमें कहीं ये नहीं लिखा है ट्रायंगुलर में आपसे मैक्सिमम पूछा है, न्यूट्रल एक्सिस पूछा है। न्यूट्रल एक्सिस पूछेगा तो आपका 1.33 नहीं तो वो भी 3/2 हो जाएगा। तो जो क्लोज ऑप्शन मैच कर रहा है वो देख लीजिए, ए का दूसरा, बी का चौथा, देखिएगा ए का दूसरा, बी का चौथा। अच्छा, मैं उस हिसाब से अगर कर दूं तो ध्यान दीजिएगा, मैं एग्जैक्ट ऑप्शन ना मैच करते मैं डायरेक्ट करता हूं। रेक्टेंगुलर का होगा दूसरा और स्क्वायर का होगा चौथा। ट्रायंगुलर का भी जो होगा वो भी आपका यही बनेगा और सर्कुलर का होगा, सर्कुलर का आप डी का पहला लगा देंगे। ठीक है, डी का पहला भी, एक के कई ऑप्शन बन सकते हैं। तो ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला, यानी आप ये उत्तर कर दीजिएगा। बाकी एक के कई ऑप्शन यहां पर बन सकते हैं भाई।
मटेरियल इज ऑफ द बीम इज होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक, सही बात है। स्ट्रेस इन द बीम में एक्सीड इलास्टिक लिमिट, गलत बात कह रहा है, इलास्टिक ज्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं, हुक्स लॉ वैलिड नहीं होंगे। यंग्स मॉडुलस इज सेम इन टेंशन एंड कंप्रेशन, टेंशन और कंप्रेशन दोनों में ई का मान सेम होगा, तो पहला और तीसरा बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, सही स्टेटमेंट बन जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ बीम इज डिफाइंड एज मोमेंट रेजिस्टेंस कैपेसिटी, बीम की बात हो रही है, जितना ज्यादा उसके अंदर मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी होगी उतना ज्यादा सेक्शन मॉडुलस होगा और उतना ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, सही बात है। बीम मटेरियल इज नॉन होमोजीनियस, गलत बात है, होमोजीनियस होगा। इलास्टिक लिमिट के अंदर यहां पर वेरी, यहां पर हम लोग देख सकते हैं, जबकि अगर आप सही से देखें तो सिर्फ लीनियर लिमिट तक ही मान एक्सेप्टेबल है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया है आई, बेंडिंग मोमेंट दे दिया है, डिस्टेंस फ्रॉम आउटर फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल 100 दे दिया है। व्हाट इज द बेंडिंग स्ट्रेस, तो आपको जानकारी होनी चाहिए, m बाई आई सिग्मा b बाई वाई। m की वैल्यू दे दिया है 20 इंटू 10⁶ न्यूटन mm बना दिया। i का मान दे दिया 10⁸, सिग्मा b आपसे पूछ रहा है और y का मान दिया है 100। तो यहां से आप अगर उत्तर देखिए तो 20 मेगापास्कल या 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर उत्तर आपका बन जाएगा, और सीधे सीधे क्वेश्चन है आपसे बन जाएगा सॉल्व करके। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ E एंड I, E और I के मल्टीप्लीकेशन को क्या कहते हो, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहते हो, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। 22 का बी ऑप्शन, अगर डिवाइड बाई L कर देंगे तो फ्लेक्सुरल स्टिफनेस बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, और सेफ डिजाइन बीम मस्ट बी चेक्ड फॉर बोथ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, बिल्कुल सही बात है। अगर मुझे देखना है तो मुझे स्ट्रेंथ भी देखनी बीम की, सेक्शन मॉडुलस, और स्टिफनेस देखना। स्टिफनेस क्यों देखना है, क्योंकि जितना ज्यादा वो स्टिफ रहेगा यानी उतना ज्यादा वो डिफ्लेक्शन का रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। तो यहां से अगर हम बात करें तो स्टिफनेस इंश्योर्स दैट डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स रिमेन्स विद इन, ये निश्चित होना चाहिए डिफ्लेक्शन से। चलो ए ऑप्शन इसका बन जाएगा, दिस इज द ए ऑप्शन। डबल इंटीग्रेशन मेथड इज वाइडली यूज्ड फॉर ज्योमेट्रिक मेथड फॉर फाइंड बीम डिफ्लेक्शन। डबल इंटीग्रेशन आपका एक ज्योमेट्रिक मेथड है जहां हम लोग सेक्शन कट करेंगे, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन बनाएंगे और वहां पर हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो सही बात है, ठीक है, असर्शन आपका बिल्कुल सही है। द कंजुगेट बीम मेथड इज प्राइमरली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ स्ट्रेन एनर्जी, गलत है। इसको हम लोग जो स्ट्रेन एनर्जी के कंजर्वेशन पे चलता है उसे हम लोग इस मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी थ्योरम भी कहते हैं। तो आपका असर्शन सही है और रीजन गलत है, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, आंसर विल बी सी ऑप्शन। ए स्प्रिंग विथ अ हेलिक्स ऑफ एंगल 8 डिग्री इज क्लासिफाइड एज क्लोज्ड कॉइल। आपको जानना चाहिए अगर हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से कम होता है उसे हम लोग क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं, और अगर ये हेलिक्स एंगल 10 डिग्री से ज्यादा रहता है तो उसे हम लोग ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। तो ये इसने एक्सप्लेन भी कर दिया है, तो दोनों का उत्तर आपका सही होगा। अब ये क्या है भाई, जैसे मान लीजिए ये आपका स्प्रिंग मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया, कुछ इस तरीके से स्प्रिंग बना दिया, वायर का एक डायमीटर मैंने ओपन कर दिया। अब ये जैसे आपके पास ये बना, इसके तुलना में जो एंगल है इसी को हमने क्या कह दिया, हेलिक्स एंगल कह दिया। अगर ये 10 डिग्री से कम है तो इसे क्लोज कॉइल हेलिकल स्प्रिंग कहेंगे, ठीक है। इफ हेलिक्स एंगल लेस देन और इक्वल टू 10 डिग्री इज कंसिडर्ड एज क्लोज कॉइल। अगर ये 10 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो इसे हम लोग ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग के नाम से बुलाएंगे। तो ये अगला प्रश्न, 10 डिग्री से अगर ज्यादा हो गया तो इसे हम लोग ओपन कॉइल हेलिकल स्प्रिंग कहेंगे, ठीक है। चलो, द हेलिक्स एंगल इज द एंगल मेड बाय द कॉइल वायर, उसी के बारे में बात कर रहा है, विद अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो ये आपको जो दिख रहा है ये एक्सिस के परपेंडिकुलर आपने यहां बना लिया, तो जो एंगल यहां क्रिएट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, हेलिक्स एंगल कहेंगे। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है।
आपसे कॉलम से प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27, शॉर्ट कॉलम, लॉन्ग कॉलम, इंटरमीडिएट कॉलम। शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग होता है भाई, शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग होगा, लॉन्ग कॉलम में सिर्फ बकलिंग होगा, इंटरमीडिएट कॉलम में दोनों संभावनाएं हैं। तो पी का तीसरा और क्यू का पहला, पी का तीसरा क्यू का पहला, उत्तर आपका हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन विल बी सेकंड। Euler's theory assumes that material of column is isotropic, सही बात है। homogeneous, obeys Hooke's law, बिल्कुल सही बात है। स्टेटमेंट 2, Euler's formula applicable to all type of column, की बिल्कुल ये गलत कहे गया, ये सिर्फ वैलिड किसके लिए, मात्र लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है। वन लिमिटेशन ऑफ थ्योरी इज दैट एज्यूम्स दैट कॉलम स्ट्रेट एंड लोड इज परफेक्टली, बिल्कुल लोड कंसेंट्रिक होना चाहिए, जो कि प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो इनकी एक समस्या है, तो ये एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने खुद कह दिया भाई मेरे साथ ये समस्या है, मैं सिर्फ कंसेंट्रिक एक्सियल लोड के लिए, कंप्रेसिव के लिए वैलिड हूं, और मेरा कॉलम हमेशा क्या रहेगा, एकदम स्ट्रेट रहेगा। तो 1 और 3 इसका क्या बन जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा। दिस इज द सी ऑप्शन। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से क्या है, फॉल्स है, गलत है, आपको बताना है। लिमिटेशन ऑफ द आइलर्स फॉर्मूला ऑफ द कॉलम, देयर इज ऑलवेज सम क्रूकडनेस इन द कॉलम इज रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, कह रहा रियल वर्ल्ड में जो कुछ कॉलम होता है थोड़ा टेढ़ापन होता है। क्रूकडनेस का मतलब होता है प्यारे बच्चों टेढ़ापन, कुछ टेढ़ापन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। द लोड अप्लाइड टू कॉलम इज ऑलवेज परफेक्टली एक्सियल इन प्रैक्टिकल सिनेरियो, प्रैक्टिकल सिनेरियो में कोई भी डिजाइन कोई भी एनालिसिस आपका कंसेंट्रिकली नहीं किया जाता, ठीक है। फॉल्स कह रहा आपसे, ठीक है, तो उसने ये बात आपसे बोल दिया। Euler's theory does not Euler's formula does not take into account the direct axial stress, बिल्कुल डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस को लेते हैं, बिल्कुल लेंगे। बकलिंग लोड कैलकुलेटेड बाय Euler's फॉर्म मच बी हायर देन द एक्चुअल बकलिंग, तो यहाँ ज्यादा जो बेहतर उत्तर मुझे लग रहा है वो सी ऑप्शन होगा, क्योंकि उन्होंने कहा Euler's एक्सेप्ट नहीं करेंगे डायरेक्ट एक्सियल स्ट्रेस को, जबकि Euler सिर्फ एक्सियल कंसेंट्रिक के लिए ही क्या है, वैलिड है। चलिए अगला प्रश्न चलते, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, शानदार प्रश्न है। एक ओवरहैंगिंग बीम है, इसकी टोटल लेंथ L है, इक्वल ओवरहैंग है X ऑन बोथ साइड एंड कैरिंग अ यूडीएल ओवर इंटायर स्पैन, ये आपका एक पूरा कॉलम है जिसकी लंबाई इंटायर स्पैन, साइड पूरा X है, पूरी लंबाई अगर X L है तो बीच वाली L माइनस 2x होगा। आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x रिक्वायर्ड टू इक्वल बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर एंड द सपोर्ट। जरा इसका आप एक जनरल बीएमडी का डायग्राम बनाइए, ये बनेगा। तो ये जो सेंटर में है और जो जो सपोर्ट पे है, ये दो पीओसी मान ले रहा हूं, इसका जो बेंडिंग मोमेंट जो यहां सपोर्ट पर है वो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 है, ये भी जो है वो डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2 है। सेंटर पे कितना है, सेंटर पे जो बचा हुआ हिस्सा है वो आपका डब्ल्यू एल माइनस 2x का होल स्क्वायर बाई 8 माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना बचेगा सेंटर पे। अब इन्हीं दोनों को आपस में क्या कर देना है, बराबर कर देना है। डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बराबर डब्ल्यू एल माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 माइनस डब्ल्यू एक्स स्क्वायर बाई 2, ये भी 2 रहेगा। इसको उधर लेके चले जाओगे, डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एल माइनस 2x का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 8। अब 8 उधर लेके चले जाओगे तो 8x स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी को आपको यहां से तोड़ना है, ब्रेक करना है, एल स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4lx, ठीक है। तो x स्क्वायर 4x स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर, अब यहां द्विघात समीकरण लगेगा भाई,
पाइथागोरस आपके द्विघात समीकरण लेगा, सीरीधराचार्य से आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। 4lx माइनस 4x² बराबर 0। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। अब ये आप द्विघात समीकरण यहां लगाएंगे, श्रीधराचार्य लगाएंगे, एक इसका तुलना आप ax² प्लस, मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सी तुलना करेंगे तो a का मान 1 होगा, b का मान -4l होगा, c का मान -4x² होगा। ठीक है, आपको x के टर्म बताना था, इसकी तुलना आप ऐसे करेंगे, ax² से तुलना करोगे तो -4, bx से तुलना करोगे तो -4l और c से तुलना करोगे तो l²। सीरीज फॉर्म रख करके आप वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू आएगी 0.207l। बहुत बढ़िया प्रश्न था। डाटा अगर कोशिश करिएगा डायरेक्ट याद रहे तो बेहतर है, क्योंकि एग्जाम में करने का इतना समय आपके पास नहीं होगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ बीम। बीम के प्रॉपर्टीज के रिगार्डिंग आपको बताना है। द पॉइंट वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस इट्स साइन, जहां बेंडिंग मोमेंट अपने साइन को चेंज करता है उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। बिल्कुल सही कहते हैं, एकदम परफेक्ट उत्तर है। इन अ प्योर बेंडिंग स्पैन, प्योर बेंडिंग स्पैन में शियर फोर्स 0 होगा और बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा। प्योर बेंडिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट होगा और dm/dx को शियर फोर्स कहते हैं। किसी कांस्टेंट का अवकलन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन बीम अकर्स एट अ पॉइंट वेयर शियर फोर्स इज मैक्सिमम, नहीं, जहां शियर फोर्स अपना साइन चेंज करेगा वहां बेंडिंग मोमेंट का मान मैक्सिमम मिलेगा। ये कह रहा है जहां शियर फोर्स मैक्सिमम मिलेगा वहां बेंडिंग मोमेंट का मान भी मैक्सिमम मिलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एक तरफ आपसे लोड दिया है और दूसरी तरफ कह रहा है आपको एसएफडी का फंक्शन बताना है, एसएफडी का बताना है, शेप या चेंज इन एसएफडी आपको बताना है। पॉइंट लोड अगर लगेगा, किसी बीम में पॉइंट लोड लगेगा, जैसे मान लीजिए बीम है और यहां पर पॉइंट लोड लग गया तो इसका जो एसएफडी बनेगा वो उसमें वर्टिकल डायरेक्शन में चेंज आएगा, बाकी वैल्यू यूनिफॉर्म बनेगी। तो पॉइंट लोड चला जाएगा तीसरे के साथ। अगर यूडीएल लगेगा, सोचिए अगर यूडीएल लगेगा तो आपका जो एसएफडी बनेगा वो लीनियर बनेगा। क्या बनेगा, लीनियर बनेगा या इंक्लाइंड बनेगा। क्यों का पहला, पी का तीसरा, क्यों का पहला, पी का तीसरा, क्यों का पहला, उत्तर आपको मिल चुका है। अगर यूबीएल लगेगा तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, एसएफडी स्क्वायर पैराबोला बनेगा। अब बीएमडी कहता है तो क्यूबी पैराबोला बनेगा। दो पॉइंट के बीच में अगर लोड अगर आपका लग रहा है, ध्यान देंगे इस बात को, तो इसका एसएफडी आपको कुछ इस तरीके से बनता। ठीक है, तो उन दो बिंदुओं के बीच में एसएफडी का मान क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन रहती। तो इसका बीएमडी, अगर आपको इसका बीएमडी बनाते तो इसका बीएमडी कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता। तो आपका एस का उत्तर बन जाएगा, एस का बन जाएगा दूसरा ऑप्शन। ठीक है, एस का दूसरा ऑप्शन। आपको दो ग्रुप दिया है, एक ग्रुप में आपको लोड दिया, दूसरे ग्रुप में आपका बीएमडी दिया है। इस बार ध्यान दीजिएगा, अगर लोड पॉइंट लोड है तो बीएमडी क्या बनेगा, इंक्लाइंड बनेगा। पॉइंट लोड बीएमडी इंक्लाइंड बनेगा। यूडीएल पे स्क्वायर पैराबोला बनेगा और यूबीएल पे क्यूबिक पैराबोला बनेगा। तो आपके पास पी का दूसरा, क्यू का तीसरा, पी का दूसरा, क्यू का तीसरा, उत्तर आपका मिल चुका है बी ऑप्शन। अगली तरफ चलते हैं। नेक्स्ट, मोहर सर्किल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्किल रिप्रेजेंट्स। मोहर सर्किल में जो सर्किल का रेडियस होता है वो कौन बताता है, वो टाउ मैक्स को शो करता है। टाउ मैक्स इज द रेडियस ऑफ मोहर सर्किल। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस वो रेडियस कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37। इन केस ऑफ प्योर शियर, प्योर शियर केस में आपका जो मोहर सर्किल बनेगा उसका ओरिजिन हमेशा कहां लाई करेगा, सेंटर पे लाई करेगा, हमेशा सेंटर पर लाई करेगा, एट द ओरिजिन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इज रिफर टू यंग्स मॉडुलस, नॉट रिफर टू यंग्स मॉडुलस, हैविंग द सेम यूनिट एज द स्ट्रेन, नहीं।
ओनली डिफाइंड इन द लीनियर इलास्टिक रीजन। बिल्कुल सही बात है। 36 ए कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ L इज सब्जेक्टेड टू डाउनवर्ड लोड P एट्स फ्री एंड। हमेशा सोम में जब भी करें कभी काम तो स्टेप वाइज करें, एक साथ प्रश्न पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा, ठीक है। एट इट्स फ्री एंड अपवर्ड लोड P, और एक लोड आपका x दूरी पर लग रहा है ऊपर की ओर, वही मैग्नीट्यूड P ही है। द शियर फोर्स विल बी, जो शियर फोर्स क्या होगा, इक्वल टू P बिटवीन 2 पॉइंट लोड, दोनों पॉइंट लोड के बीच में शियर फोर्स का मैग्नीट्यूड P रहेगा। बिल्कुल सही कह रहा है, ये एकदम सही कह रहा है। इसका एसएफडी आप बनाइए कभी, अगर इसका अगर एसएफडी बनाइए तो आपको इसका एसएफडी यहां शुरू होगा तो ये पहले नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या मिलेगा, P इक्वल टू P बाई 2 ओनली फ्रिंड पर P होगा, इक्वल टू 2P एंड फ्रिंड, ये भी गलत कह रहा है, इक्वल टू 2P बिटवीन नहीं, बिल्कुल आपका ए ऑप्शन होगा। 38 पॉइजन्स रेशियो ऑफ मटेरियल 0.35 द इलास्टिक कांस्टेंट। आपसे KE EG में रिलेशन पूछा है, तो 3 पॉइंट EG के साथ चेक करते हैं। E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, E बराबर 2G 1 प्लस 0.35, तो यहां पर 2.7G, E बराबर 2.7G। अगर K के साथ संबंध भी निकाल ले तो E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू, तो E बराबर 3K 1 माइनस 2.35, यानी 3K इंटू 0.3 यानी 0.9K। उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा। E बराबर 0.9K है, K बराबर 0.9 E नहीं है, तो ठीक है, तो आपका ये उत्तर सी ऑप्शन बन जाएगा। इन ऑर्डर टू हैव एग्जैक्टली 0 टेंसाइल स्ट्रेस एट वन एक्सट्रीम फाइबर ऑफ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन सब्जेक्टेड टू कंबाइंड, दोनों लग रहा है, मतलब टेंशन नहीं है, सिर्फ कंप्रेशन है, चाहे वो बेंडिंग में लेना चाहे कंबाइंड लेना है, तो हमेशा वो सेंटर के वो पेरीफेरी से कितने दूर बनेगा, तो आपका हमेशा इस चीज को आप याद रखेंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल अप्रोच है। 3D/8 डिस्टेंस पर आपको रिजल्टेंट स्ट्रेस प्राप्त होगा, जो आपका डायरेक्ट टेंशन और बेंडिंग के द्वारा होगा। सेमी सर्कुलर सर्कुलर प्लेट होता तो हम लोग उसका कितना ले लेते भाई, वहां पे वैल्यू पाई बाई आपसे पूछा क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको यहां पर बताना है, तो कितना होगा आपको निकाल लेना है। अगर कोई चीज सर्किल है तो यहां से सर्किल का पूरा एक्स और वाई एक्सिस के अबाउट होता है पाई बाई 64 डी की पावर 4, यही आई वाई भी होता है। लेकिन अगर सेमी सर्किल है तो आप इसका आधा कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा पाई बाई 128। बिल्कुल सही बात है, फुल सर्किल के लिए इतना होता है, बिल्कुल सिंपल सा था यार, इसमें कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं थी। एट एनी पॉइंट इन स्ट्रेस बॉडी देयर एग्जिस्ट 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर प्लेन्स ऑन विच शियर स्ट्रेस 0। कह रहे ऐसा बिंदु है जहां पर 3 लंबवत दिशाओं में स्ट्रेसेस, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेसेस लग रहे हैं और उन प्लेन पर शियर का मान 0 कह दिया, क्लियर बोल दिया। तो कह रहा है कि हमको पता है कि जिस प्लेन पर शियर 0 होता है उस प्लेन को हम प्रिंसिपल प्लेन कहते हैं, उस प्लेन पे लगने वाले नॉर्मल स्ट्रेस को प्रिंसिपल स्ट्रेस कहते हैं। तो पहला दूसरा दोनों ही बातें सही हैं और एक्सप्लेन भी कर रहा है उसी बात को। अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं। रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ 2 मटेरियल, E1 E2 का अनुपात दे दिया है आपको, E1 E2 का अनुपात दे दिया है कितना 2.5। इलॉन्गेशन पूछा गया है आपसे, इलॉन्गेशन का अनुपात पूछ रहा है। आपको इलॉन्गेशन का बेसिक फॉर्मूला पता है PL अपान, इलॉन्गेशन का फॉर्मूला पता है PL अपान A। क्या चेंज किया है, सेम लेंथ दिया यानी लंबाई में कोई चेंज नहीं, सेम एरिया भी किया यानी एरिया में भी कोई चेंज नहीं, सेम फोर्स भी दिया यानी फोर्स भी चेंज नहीं,
यानी वो सिर्फ चेंज ई के साथ ही कर रहा है। तो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ई, यानी इलोंगेशन इन 1 अपॉन इलोंगेशन इज 2 बराबर E2 अपॉन E1। ठीक है, E1 अपॉन E2 का अनुपात कितना दे दिया है आपको, 1 अपॉन 2.5, तो ये उत्तर हो जाएगा 1 अपॉन 2.5। ठीक है, तो उत्तर कितना बन जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा 0.4, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस इज मेनली फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ मेसनरी। तो मेसनरी के लिए आपका सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, जिसके लिए आप लोग, अगर आपको याद हो तो आप लोग 0.9 आप डेड लोड प्लस लाइव लोड लेते हो। अगर आपको आरसीसी का टॉपिक याद हो, कुछ उसी से संबंधित ये प्रश्न आपके पास है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 43 जो बन जाएगा वो आपका उत्तर हो जाएगा कि किसके द्वारा, तो उसको चेक करने के लिए, स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को चेक करने के लिए हम लोग 0.9L जो लेते हैं वो किसके लेते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ चिमनी। अगला प्रश्न आपके सामने है, थर्मल स्ट्रेस इज डेवलप्ड इन अ मटेरियल व्हेन इट्स टेम्परेचर इज चेंज्ड एंड इज फ्री एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इज रिस्ट्रिक्टेड। सही बात कह रहा है, अगर मैं फ्री एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन को अवॉइड कर दूं, रोक दूं, तभी तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। क्योंकि अगर मैंने इसको रिस्ट्रिक्शन ना किया तो यहां पर थर्मल एक्सपेंशन फ्रीली अलाउड हो जाएगा और यहां पर किसी भी प्रकार का कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होगा। इफ अ मटेरियल अलाउड टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट फ्रीली ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन, नो थर्मल स्ट्रेस विल बी इंड्यूस्ड। बिल्कुल दोनों ही बातें सही कह रहा है, और यही बात कह रहा है कि अगर मैं फ्रीली कर दूंगा तो थर्मल स्ट्रेस डेवलप ही नहीं होगा। थर्मल स्ट्रेस डिपेंड ऑन, बढ़िया प्रश्न है, पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। थर्मल स्ट्रेस डिपेंड ऑन चेंज इन टेम्परेचर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टी। थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला लिख लीजिए, उत्तर मिल जाएगा, अल्फा डेल्टा टी इंटू ई। कह रहा है कि ये सिर्फ टेम्परेचर पे चेंज होने पे डिपेंड करता है मटेरियल। अल्फा और ई दोनों मटेरियल की प्रॉपर्टी हैं, हर एक सिंगल मटेरियल के इनका मान अपना फिक्स होता है, अलग अलग मटेरियल अलग अलग मान होता है। तो असर्शन ही स्टेटमेंट गलत कर दिया भाई, डिपेंड करता है। थर्मल स्ट्रेस फॉर्मूला नीचे लिखा भी है, बिल्कुल सही बात है, रीजन आपका सही है, असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज करेक्ट। अगला प्रश्न आपके सामने आता है 46, ए रेक्टेंगुलर शेप ऑफ स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो स्ट्रेस का डायग्राम बना है ये यूनिफॉर्म है, और आपको बिल्कुल क्लियर पता है अगर बेंडिंग इसमें होता तो ये लीनियर बन जाता, तो इसमें बेंडिंग तो नहीं है, बेंडिंग होता तो डायग्राम लीनियर बन जाता। सब्जेक्टेड टू बोथ बेंडिंग, बेंडिंग अगर आया तो लीनियर बना। सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस ओनली, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस या एक्सियल स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट, हमेशा स्ट्रेस का मान यहां पर आपको ये देखने को मिलेगा। बीम इज सिमेट्रिकली लोडेड एट बेंडिंग मोमेंट विल बी 0 एट। अब यहां पर देखो थोड़ी सी बात है जहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका जो उत्तर मिल पाएगा वो इसी प्रकार की बीम के लिए मिल पाएगा, मानना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स बीम के लिए फिर कहीं 0 नहीं मिलेगा आपको, फिर वहां पर मामला गड़बड़ हो जाएगा जो ऑप्शन है। तो इसका अगर मैं बीएमडी बनाऊं तो सपोर्ट पर मुझे बेंडिंग मोमेंट 0 मिलेगा, सेंटर ऑफ बीम पे 0 नहीं मिलेगा, वहां मैक्सिमम मिलेगा। फिक्स एंड, अगर मैं फिक्स एंड बना दूं, चलो इसको बना देता हूं, तो आपको इसका बीएमडी कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, तो फिक्स एंड पर भी 0 नहीं होगा। द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहां, वहां भी आपको देखने को मिलेगा। तो ज्यादा बेहतर उत्तर आपको मिलेगा जब इसको सिंपली सपोर्टेड बनाओगे, तभी ये उत्तर आपको देखने को मिलेगा। बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट द फिक्स एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम आपके पास ये है, तो सीधी सी बात समझा, बेंडिंग मोमेंट यहीं पर होगा, यहां फिक्स एंड मोमेंट होगा। कैसे भी लोडिंग आप कंडीशन लगाइए, आपको सबसे ज्यादा बेंडिंग मोमेंट यहां देखने को मिलेगा। और क्यों होगा, एक फिक्स एंड रिएक्शन होगा जो आपकी स्लोप का रेजिस्टेंस ऑफर करता हुआ दिखेगा। द फिक्स सपोर्ट प्रिवेंट बीम फ्रॉम रोटेटिंग क्रिएटिंग अ रिएक्शन, रोटेशन को यहां पर क्या करेगा, रोकेगा। तो बिल्कुल आपका ये उत्तर सही हो जाएगा।
व्हाई इज द क्रिटिकल टू डिजाइन अ बीम केयरफुली पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड लोड अप्लाइड। कह रहा है कि जहां पर, अब देखो ये आरसीसी क्वेश्चन है, ये सीयर डिजाइन का प्रश्न है, तो 2-3-4 प्रश्न आरसीसी के भी आ गए। तो मैं आपको बता देता हूं कि सोम के कॉन्सेप्ट से संबंधित है। अगर बीम में कहीं पर पॉइंट लोड आता है तो वहां क्रिटिकल क्यों चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर जहां पॉइंट लोड आएगा वहां पर ज्यादा मात्रा में वर्टिकल आपको सीयर फोर्स अतिरिक्त देखने को मिल सकता है। तो ऐसे पॉइंट्स पर जहां पर पॉइंट लोड आएगा ऐसी जगह पर सीयर फोर्स नॉर्मल कंडीशन के तुलना में ज्यादा देखने को मिलेगा। एक आखिरी प्रश्न है, आप लोग ज्यादा अच्छा जानते होंगे इस प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 50 आखिरी प्रश्न है। विच आर द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन कैन लीड टू क्रिटिकल सीयर कंडीशन टू बीम डिजाइन। अगर मुझे सीयर कंडीशन को क्रिटिकल डिजाइन करना है तो मुझे किस ऑप्शन को यहां चुनना होगा। लार्ज डेप्थ एंड पॉइंट लोडिंग नहीं, लार्ज डेप्थ को हम प्रीफर यहां पर नहीं करेंगे। हम लोग जब आपको कभी डब्ल्यू रेनफोर्स आप पढ़ते हैं तो वहां डेप्थ को हम क्या करते हैं, कॉन्साइज, मतलब उसको कॉन्साइज करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। स्मॉल डेप्थ, कम डेप्थ पे यूडीएल लोडिंग मानेंगे, और लोड हमें कंसंट्रेट लोड हमेशा सपोर्ट पर लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों बातें हम चेक करते हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा डिस्कशन था। देखिए बस डिस्कशन, आपको आंसर और कुछ उससे संबंधित पॉइंट बता दिया जा रहा है। बहुत ऐसा नहीं है कि ये बहुत हर एक पॉइंट को प्रॉपर डिस्कस होगा तो ऑटोमेटिक समय ज्यादा लगेगा, और समय अभी आपके पास है नहीं। आपका एग्जाम लगा हुआ है 7 अप्रैल को, तो आपका ये आंसर था, डिस्कशन था। कुछ 1-2 प्रश्न ऐसे थे जो आपके उसमें उत्तर सही नहीं थे, उसको मैंने आपको यहाँ पर करेक्ट करके दे दिया है, ठीक है। और कुछ प्रश्न ऐसे थे जिसमें ऑप्शन ही थोड़ा सा एरर थे, 2-3 प्रश्न ऐसे थे, उसको मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।